आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेनरिक इलेक्टिव के बारे में। देखिए, जिन बच्चों ने जेनरिक इलेक्टिव को चुना है और उनके पास सब्जेक्ट है द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो बच्चे बीए फर्स्ट ईयर में हैं या वो चाहे वो एसओएल से हो, एनसी वेब से हो, इग्नू से हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो, अगर उन्होंने जेनरिक इलेक्टिव में द इंडिविजुअल सोसाइटी सब्जेक्ट लिया है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, द इंडिविजुअल सोसाइटी को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर और ये हमारा चैप्टर 1 रहेगा। चैप्टर 1 हमारा है कास्ट लॉज, जो कि ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखा गया है। ये पहला वीडियो है हमारा। सेक्शन वाइज कवर करेंगे। आपके सामने सिलेबस है जेनरिक इलेक्टिव के इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का, देख सकते हैं आप। फर्स्ट चैप्टर है हमारा कास्ट एंड लॉज, जो कि ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखा गया है। देखिए, टोटल 5 सेक्शन है इसके अंदर। सेक्शन वाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है कास्ट एंड क्लास पर। कास्ट एंड क्लास मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, यहाँ पर कास्ट एंड क्लास कहते हैं जाति या वर्ग पर। ये पूरा जो सेक्शन है ये जाति और वर्ग पर आधारित है। इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से जातिगत भेदभाव रहा है हमारे समाज में, जिसकी वजह से जो निम्न जातियां थी उनका विकास नहीं हो पाया। ठीक है, उन्हें समाज के अंदर सम्मान नहीं मिला। तो ये सब कुछ जो है इसके अंदर बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे ज्योतिराव फूले के बारे में। कास्ट एंड लॉज जो इन्होंने जो चैप्टर दिया है, इसे पढ़ने से पहले हमें समझना होगा ज्योतिराव फूले कौन थे। तो ज्योतिराव फूले एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। दलित समाज का उत्थान करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने सर्वप्रथम दलित समाज की आवाज को उठाया और बताया कि किस प्रकार से दलितों का शोषण किया जा रहा था ब्राह्मणों के द्वारा। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ, एक दलित फैमिली में। ये एक माली कास्ट से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था गोविंदराव फूले, जो कि एक वेजिटेबल वेंडर थे, सब्जियों के विक्रेता थे। ज्योतिराव फूले की माता की मृत्यु जब वह महज 9 मंथ के थे, 9 महीने के थे, तो उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उनका लालन पालन एक दाई के द्वारा किया गया। सगुणाबाई नाम की दाई थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया और इनकी प्रारंभिक शिक्षा के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया। महज 7 वर्ष की आयु में इनको विद्यालय भेजा गया, लेकिन विद्यालय के अंदर इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ, जातिगत भेदभाव हुआ, जिस वजह से ये विद्यालय छोड़कर आ गए। फिर सगुणाबाई के द्वारा ही इन्हें घर के अंदर पढ़ाया गया और इनकी जो छोटी शिक्षा थी, छोटी शिक्षा घर के अंदर स्टार्ट की गई। देखिए, ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और इनका जो मानसिक स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था। तो आस पड़ोस के लोगों ने इन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया और इन्हें पढ़ने के लिए आगे भेजा गया। ज्योतिराव फूले 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी सामाजिक कार्यकर्ता थे, और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो चैप्टर है, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा। देखिए, ज्योतिराव फूले जी कहते थे कि वर्ण सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था और वेद, ये सभी बेकार हैं और ये समाज का विकास करने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। इनके हिसाब से वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था है जो ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ मानती है। मैं आपको बता दूं वर्ण व्यवस्था क्या होती है। देखिए, वेदों के अंदर वर्ण व्यवस्था दी गई है। 4 वर्णों का स्थान दिया गया है। सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद वैश्य आते हैं और उसके बाद शूद्र आते हैं। यानी जितनी भी जो अनुसूचित जनजातियां और जातियां थी वो शूद्र कैटेगरी में रखी गई थी, जिनको ब्राह्मणों के द्वारा जिनका शोषण किया जा रहा था। तो यह सब कुछ ज्योतिराव फूले ने बताया कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा जो है शूद्रों का शोषण किया गया उस समय में। इन्होंने खुलकर ब्राह्मणवाद का विरोध किया और बताया कि शूद्रों का किस प्रकार शोषण किया जा रहा है और शूद्रों को किस प्रकार ब्राह्मणों के अधीन किया जा रहा है। ज्योतिराव फूले जो थे वो बी आर अम्बेडकर के गुरु थे।
बी आर अम्बेडकर ने इनको फॉलो किया और इनके दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे और इनके द्वारा किए गए कार्यों को बी आर अम्बेडकर ने भी आगे बढ़ाया। ज्योतिराव फूले पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम पर अपनी आवाज उठाई, यानी जाति प्रथा को लेकर सबसे पहली आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे ज्योतिराव फूले। इन्होंने बताया किस प्रकार समाज में जाति प्रथा के द्वारा निम्न जातियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, समाज में उन्हें अपमानित किया जाता है, समाज में उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। तो यह सभी चीजें ज्योतिराव फूले ने बताई। ज्योतिराव फूले ने एक बुक लिखी है स्लेवरी, जिसे गुलामगिरी कहते हैं, गुलामगिरी नाम से फेमस हुई वो बुक। और उस बुक के अंदर बताया गया है किस प्रकार से जो दलित समाज है उनका किस प्रकार शोषण किया गया। ठीक है, आदिवासी लोगों के साथ ब्राह्मणों ने किस प्रकार से शोषण किया, ब्राह्मणों का कहाँ से वर्चस्व स्टार्ट हुआ, ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह सब कुछ गुलामगिरी के अंदर बताया गया है। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ज्योतिराव फूले ने एक निबंध लिखा है, एक ऐसे लिखा है कास्ट लॉज पर, ठीक है, जाति नियम पर, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो ऐसे इन्होंने लिखा है वो 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो। फर्स्ट पार्ट जो ऐसे का है, निबंध का है, वो ये बताता है कि ब्राह्मणों का उदय कहाँ से हुआ और ब्राह्मणों का इतिहास क्या रहा है। दूसरे पार्ट के अंदर बताते हैं कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार से अपनी अकाल्पनिक शक्ति, अनइमेजिनेबल पावर्स का किस प्रकार से यूज किया और उन्होंने उन्हें समाज में कितने स्पेशल राइट प्राप्त थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनके द्वारा वो शूद्र समाज का शोषण करते थे। थर्ड पार्ट के अंदर उन्होंने बताया कि ब्राह्मणिज्म का जो वर्चस्व है वो अपनी चरम सीमा पर रहा और उस समय की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो भी शूद्रों को या निम्न जातियों को उनका अधिकार दिलाने में विफल रही, फेल रही। तो ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। देखिए फर्स्ट पार्ट हमें ये बताता है इस निबंध का ज्योतिराव फूले के द्वारा कि ब्राह्मणों का उदय कहाँ से हुआ। इन्होंने कहा जो ब्राह्मण है वो आर्यन के वंशज है, यानी आर्यंस ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के मूल निवासियों को तीतर बीतर कर दिया। उसके बाद वे खुद जो है भारत के मूल निवासी बन गए। आर्यंस कहाँ से आए थे? उनका मानना था आर्यंस आए अफगानिस्तान की तरफ से, उन्होंने भारत में एंट्री ली और भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद उन्होंने भारत के मूल निवासियों को विस्थापित किया और खुद वो ओरिजिनल इंडियंस बन गए। उनका मानना था कि ब्राह्मण जो है वो बहुत घमंडी होते हैं और उनका हाई परसेप्शन होता है, ठीक है, यानी वो गरीबों से दूरी बनाए रखते हैं और निम्न जातियों का शोषण करते हैं। जो ब्राह्मण थे वो निम्न जातियों के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का यूज करते थे, जैसे चांडाल, शूद्रा, महावर। जो आदिवासी लोग थे, ट्राइबल्स जो थे, उनके लिए ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे, चांडाल, शूद्रा, महावर। उनका मानना था कि ब्राह्मणों का एक क्रूर दृष्टिकोण रहा है टूवर्ड्स द शूद्र, यानी शूद्रों के लिए उनका अन्यायपूर्ण व्यवहार रहा है और अपमानजनक उनका दृष्टिकोण रहा है। यानी उन्होंने कहा कि हमेशा ब्राह्मणों ने जो है शूद्रों का अपमान किया। देखिए इस चैप्टर का किसी भी धर्म को आहत करना नहीं है, ये सिर्फ वो पढ़ाया जा रहा है जो बुक के अंदर लिखा गया है। तो उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार से शूद्रों का जो है शोषण किया और शूद्रों को झूठ में फंसाए रखा, यानी झूठ की कलाकृतियों में फंसाए रखा और उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया गया कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है, शूद्रों का जो जन्म हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनके पुराने पूर्व जन्म में गलत कर्मों की वजह से उनका शूद्रों में जन्म हुआ है और जो शूद्र कम्युनिटी के लोग हैं वो सिर्फ साफ सफाई करेंगे और ब्राह्मणों के यहाँ वो एक तरीके से नौकरों की तरह रहेंगे। उनका मानना ये था उस समय में। सेकंड पार्ट में ये बताते हैं कि ब्राह्मण ने किस प्रकार से अपने आप को स्पेशल राइट्स दे रखे थे और वो अपनी विजय के लिए कुछ भी कर सकते थे। स्पेशल राइट से हमारा अभिप्राय ये है कि उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों ने अपने आप को उस समय के समाज में सर्वश्रेष्ठ रखा। ब्राह्मणों ने कहा कि वो देवों के समान हैं, उनके चरण जो है वो पूजनीय है और कोई भी कार्य ब्राह्मण जो है वो सर्वप्रथम अपनी इच्छा से कर सकते हैं
उनके लिए समाज में कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ब्राह्मण किसी भी प्रकार का कर नहीं चुकाएंगे और ब्राह्मण जो है वो दलितों के साथ अपनी मनमर्जी वाला व्यवहार करते थे। तो ये सब चीजें जो है वो सेकंड पार्ट एस्से के अंदर उन्होंने बताया है। देखिए, ब्राह्मणवाद का कहीं ना कहीं वर्चस्व रहा था उस समय में, जिसके द्वारा जो है दलितों का कभी विकास नहीं हो पाया, उन्हें कभी समाज के अंदर सम्मान नहीं मिला। और यह सब कुछ ज्योतिराव के द्वारा खुद से फेस किया गया, यानी उन्होंने ये सब कुछ अपनी लाइफ के अंदर फेस किया, जिसके लिए उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय बनाया कि मैं इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तो यह सब कुछ इन्होंने बताया सेकंड पार्ट के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम लेसन में जो निबंध है उसके थर्ड पार्ट की, यानी लास्ट पार्ट में इन्होंने क्या बताया कि जो ब्राह्मणिज्म का वर्चस्व था वो अपने जोरों पर रहा उन दिनों। यानी उस समय ब्राह्मणवाद का एक तरीके से वर्चस्व था। पूरी जितनी भी जातियां हुआ करती थी, जो भी क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, उन सभी से ऊपर जो ब्राह्मण थे, यानी उस समय में जो राजा थे उनसे ऊपर भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों का समाज पर इतना अधिकार था कि वो अपने मनमर्जी तरीके का व्यवहार करते थे, और शूद्रों के साथ तो वो जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते थे। देखिए, जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी लोग थे, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार रहा, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यह सब कुछ इन्होंने बताया एस्से के थर्ड पार्ट में। यदि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली होती, यानी समान अवसर मिले होते, तो शायद समाज के अंदर उनका विकास हो सकता था और समाज में उन्हें सम्मान मिल सकता था। यह सब कुछ इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो उस समय की सरकार थी, उस समय जो जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी उस ब्राह्मणवाद को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे बढ़ावा दिया, और शूद्रों के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने नहीं दिया। तो गवर्नमेंट भी फेल रही इस चीज़ से आज़ादी दिलाने के लिए। मैं आपको बता दूं, उस समय पे शायद ये जो बात है ये 18वीं सदी से 19वीं सदी के बीच की बातें हैं। तो उस समय शायद अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत के ऊपर। तो अंग्रेजों ने भी इसका फायदा उठाया, कहीं ना कहीं आपस में लड़ाया, पर उन्होंने शूद्रों के विकास के लिए कोई ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया। लास्ट पार्ट के अंदर ये बताते हैं कि जो शूद्र हैं, जो निम्न जातियों के लोग हैं, वो किस प्रकार से समाज के अंदर अपना विकास कर सकते हैं और समाज में सम्मान पा सकते हैं। देखिए, उन्होंने बताया कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, शिक्षा के द्वारा ही समाज में विकास संभव है, और शिक्षा के द्वारा ही शूद्र अपना विकास कर सकते हैं। जो निम्न जाति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सम्मान जो पा सकते हैं वो शिक्षा के द्वारा ही पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, उसे एजुकेशन लेनी होगी, उसे पढ़ना होगा, शिक्षा प्राप्त करनी होगी, तभी वो इन सामाजिक कुरीतियों से, सामाजिक बुराइयों से बाहर आ सकेगा। इन सभी चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया अपने इस निबंध के अंदर। ये जो हमारा चैप्टर था कास्ट लॉज, वो इसी के ऊपर था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।